नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने ही बाकी हैं, लिहाजा धीरे धीरे चुनाव की तरफ बढ़ते देश के सबसे बड़े सूबे में सियासत की तस्वीर हर रोज नई नई दिखेगी। चुनावी रणभूमि में मैदानी जंग में बाजी कौन मारेगा ये तो 2022 में पता चलेगा, लेकिन 2022 से पहले 21 में दावे दमदार हैं। एक एक वोट का गणित तैयार हो चुका है और इसलिए राजनीतिक दल मैदान में अब दिख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में ताबड़तोड़ सौगातों की बरसात हो रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर तेजी से काम कर रही है। उधर टीपू भैया यानी कि अखिलेश यादव क्रांति रथ पर सवार होकर 22 में बाइसिकल चलने का दावा कर रहे हैं और 350 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद जता रहे हैं। तो वही बीएसपी ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन के सहारे नैया पार कराने की कोशिश में है। कांग्रेस भी सड़क पर संघर्ष कर रही है, यानी तैयारी हर तरफ है। और इतनी सारी कवायदें तो चुनाव में ही होती है, इसलिए सवाल बड़ा है कि किसके दावे होंगे दमदार और किसकी बनेगी सरकार। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। दो 2022 के सियासी संग्राम में किसके सिर ताज सजेगा, ये जानने के लिए 2022 आने दीजिए। लेकिन उससे पहले 2021 में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। यूपी के सिंहासन पर काबिज होने के लिए सियासी दल अब पूरे दमखम के साथ मैदान मारने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता और कोई खुद को किसी से कम मानने को तैयार नहीं। सरकार बनाने के लिए 202 का जादुई आंकड़ा पर्याप्त है, लेकिन लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा है। इसी हौसले को बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं। किस दल की कैसी तैयारी है, जरा ये भी जान लीजिए। एक सप्ताह पहले काशी को करोड़ों की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी चुनाव के लिए अनौपचारिक शंखनाद किया था। अब एक हफ्ते बाद फिर से मोदी का यूपी आने का कार्यक्रम बन रहा है। इस बार 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात मोदी यूपी को देने जा रहे हैं। उधर 1 अगस्त को अमित शाह भी मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर की शुरुआत करने आ रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी करीब करीब हर रोज यूपी में कभी रोजगार तो कभी योजनाओं के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं। 2022 का जो चुनाव है, हम लोग यह मानते हैं कि 300 से अधिक सीटें हम लोग एक बार फिर से जीतेंगे और 2022 का चुनाव जीत करके 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसका रास्ता यहां से निकलता है। उन्नाव से अपने चुनावी दौरे का आगाज करने वाले अखिलेश यादव जनसंपर्क में जुट गए हैं। 4% निषादों के वोट बैंक को हासिल करने के लिए अखिलेश ने बुधवार को पूर्व मंत्री स्वर्गीय मनोहर लाल जी की मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही ये दावा किया कि जब बीजेपी जनता को गुमराह करके 324 सीटें जीत सकती है तो समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर विकास के मुद्दे पर 351 सीटें क्यों नहीं जीत सकती। उधर बीजेपी इस दावे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। पार्टी लगातार जनता के बीच में रहेगी और जनता का समर्थन जुटाएगी। कितनी सीटें मिलेंगी? 350 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है अपने अलायंस कर करके। मुंगेरी लाल के 3 सपने हैं, वो अखिलेश जी देख रहे हैं, उनको देख लेने दीजिए। 22 में जब रिजल्ट आ जाएगा वो सपने चूर चूर हो जाएंगे। इसने ये खुलासा किया, उसकी रिपोर्ट पढ़ लें और राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी विशेष रूप से पढ़ें, क्योंकि वो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी वो अच्छी पढ़ लेते, हिंदी में होता तो कठिनाई होती, तो वो पढ़ लेंगे तो उसमें लिखा हुआ है मे बी, संभावनाएं हैं। वो कह नहीं रहा है कि इसमें हुआ है। चुनावों में हार जीत के समीकरण जातिगत गणित पर भी निर्भर करता है। मायावती ने 2007 की तर्ज पर ब्राह्मण दलित गठजोड़ के सहारे 2022 की दिशा तय करने की शुरुआत की है। कल से अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है। पहले इसका नाम ब्राह्मण सम्मेलन था, लेकिन कानूनी पेच में फंसने से बचने के लिए एक दिन पहले इसका नाम बदल दिया गया। सारे समाज को जोड़ने की कड़ी में यह एक सम्मेलन है, यह कोई जाति का सम्मेलन नहीं है। वहीं कांग्रेस भी पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा कथित जासूसी मामले में केंद्र सरकार को घेर रही है और यूपी में भी इसके लिए प्रदर्शन और हंगामा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए इस प्रदेश की जनता से, एक भी वादा पूरा नहीं किया। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो,
सब पर वो असफल हुई है। समाजवादी पार्टी, जिसको पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता सौंपी थी, उनको सत्ता से बेदखल किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडा राज था, जंगल राज था, और वही योगी राज में है। कुल मिलाकर यूपी में सौगात की बरसात है, दावों की सियासत है, क्योंकि यूपी में चुनाव है। अब किसके दावे दमदार हैं और कौन बना रहा सरकार, ये बड़ी बात है, क्योंकि जनता जनार्दन ही खेवनहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, किसके दावों में दम है, चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय चौधरी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जावेद अहमद कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रुद्र प्रताप दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल संजय चौधरी जी आपसे, कई सारे दावे हैं, आप 300 प्लस कह रहे हैं, अखिलेश यादव 350 प्लस कह रहे हैं, तो आपके दावे उनके दावे जनता के बीच तो जाएंगे, लेकिन आपके दावे अलग कैसे रहेंगे दूसरे दलों से? हमारे दावे लगातार उत्तर प्रदेश की जनता से मिल रहे समर्थन के आधार पर हैं। वो चाहे 14 का लोकसभा चुनाव हो, 17 का विधानसभा चुनाव हो, 19 का लोकसभा चुनाव हो, वो चाहे ईवीएम से हो, चाहे बैलेट से हो, सारे आधारों पर उत्तर प्रदेश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रही है। वो उन चीज़ों पर मोहर लगा रही है जिसको योगी जी और मोदी जी उसके दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। यही विश्वास और यही संबंध जो विकास में परिणत हो रहा है, लोगों के लिए सुविधाएं ला रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। तो ये जो विश्वास की जो परंपरा है वो आगे भी परिणाम में बदलेगी। ऐसे ही विश्वास अखिलेश यादव भी दिखा रहे हैं संजय चौधरी। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा मानवता पर सबसे बड़ा संकट कोरोना का आया तो कौन सा राजनीतिक दल था जो कोरोना पीड़ितों के बीच में उनकी समस्याओं से जूझ रहा था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कोरोना से ग्रसित होने के बावजूद 25 दिनों में 50 जिलों में पहुंचकर और कोविड के हॉस्पिटल में मरीजों का हाल पूछ रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक दल के एक नेता का नाम बता दीजिए। देकर कह रहे हैं कि आपकी सरकार कोरोना में फेल हो गई, विपक्ष तो ये कहता है। अगर फेल होती तो उसकी तुलना आप कर लीजिए ना। कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़, महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 12 करोड़, वहां तो कांग्रेस की भी सरकार है, कांग्रेस के मित्रों की सरकार है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़ी थी। वहां के परिणाम और उत्तर प्रदेश के परिणाम देखिए। उत्तर प्रदेश में 22,000 मौतें और महाराष्ट्र के अंदर 1,20,000 मौतें। आप बताइए, आधी जनसंख्या के होने के बावजूद कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र दल जो उत्तर प्रदेश सारे मुद्दे अगर चुनाव में जाएंगे तो जनता ही को तय करना है। चौधरी साहब लौटेंगे आपके पास। मनोज काका जी, सवाल मेरा आपसे, और चुप ठीक है मनोज काका जी, सवाल यही है कि अभी आप ही के पार्टी के प्रवक्ता ये दलील दे रहे थे कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के प्रवक्ता ये दलील दे रहे थे कि समाजवादी पार्टी का गुंडा राज था 2012 से 17 के बीच। विपक्ष भी तो आपस में उलझा हुआ है, वोट तो उतने लिमिटेड है जितने होने चाहिए, जो सबको मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे, किसी को ज्यादा मिलेंगे, तो फिर 350 प्लस कैसे मिलेंगी सीटें? कांग्रेस के साथी ने जो कहा उनको बस मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेक बार कहा है कि कई सारे ऐसे निर्णय आते हैं जिससे हमको ये लगता है और आम जन को भी लगता है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। तो इनके संबंध में बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और क्या उत्तर प्रदेश में किसकी क्या राजनीतिक हैसियत है और किसके साथ जनमानस है, इसके कई सारे उदाहरण उत्तर प्रदेश में है। अभी पंचायत के जब चुनाव हुए तो उसमें समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत के आई। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप देखे होंगे कि कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों, 120 लोगों की उन्होंने, जो जब पहली लहर थी, 120 प्रवासी मजदूरों को उन्होंने 1-1 लाख रुपए से मदद की। दूसरी लहर के समय भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और लोग गांव गलियों में थे और बहुत सारे ऐसे
जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यक्तिगत मदद किए, बहुत सारे पत्रकारों की मदद किए, सभी की जितना हो सका समाजवादी मनोज काका जी, लेकिन 120 प्रवासियों की मदद करके 1-1 लाख के आधार पर, प्रवासी तो लाखों की संख्या में आए थे, 120 की मदद करके आप ज्यादा से ज्यादा अगर 120 की मदद पाकर 120 वोट मिल गए तो 350 सीट कैसे मिलेंगी? प्रवासी मजदूरों की मदद हुई जिनकी मौत हो चुकी थी, जिनकी घर आते समय या किसी दुश्वारी से संसाधन न मिलने के कारण ट्रेन में मौत हो, उन सभी देश भर के प्रवासी मजदूरों को 350 सीटों का फॉर्मूला बताइए मनोज काका जी, कैसे मिलेगी? 300 का फार्मूला यही है कि हमारे साथ सभी वर्ग के लोग हैं। हमारे साथ जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों और दलितों के 22,000 हक को खा गया तो उसके भी लोग हैं। हमारे साथ 12,460 के भी लोग हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ लोग एक्सप्रेसवे के सवाल पे ये जानते हैं लोग कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे कौन बना पाएगा, उत्तर प्रदेश में लोहिया आवास कौन दे पाएगा। मनोज काका जी, ये सारे काम आपने 5 साल पहले किए थे ना, पिछले 5 साल की सरकार में। जरूर तो वो सारे कामों को तो जनता नकार चुकी है। ये विवेक ऐसा है कि जनता नकार नहीं चुकी है, अब जनता जाग चुकी है और अब जनता समझ चुकी है। उसी का परिणाम है कि पंचायत के चुनाव में समाजवादी, ठीक है, पंचायत चुनाव से आपको ये उम्मीद है कि 350 सीटें मिलेंगी। लौटेंगे मनोज काका आपके पास। जनता देख रही है, ठीक है, जब बेरोजगार युवा जब अपना हक मांग रहे हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बीजेपी अब ये कह रही है कि बेटी बुलाओ और बेटी पिटवाओ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या ये जवाब दे पाएंगे कि उन बेटियों का क्या कसूर था? पूरा देश देख रहा है जिनकी हड्डियां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, ठीक है, देंगे जवाब, देंगे, जरूर देंगे संजय चौधरी जी, लेकिन आपके पास आऊंगा मैं उससे पहले जावेद अहमद जी। मनोज काका जी अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, अब आपके पास लौटेंगे तब आप जवाब दीजिएगा। जावेद अहमद, जब प्रियंका गांधी आई 3 दिन में, क्या मंत्र देकर गई? और अब आपके प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि वो जंगल राज था और उसी जंगल राज के साथ आप चुनाव में गए थे 2017 में और 7 सीटें ही जीत पाए थे। अब किसके साथ जा रहे हैं? अकेले लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे? विवेक जी, बहुत स्पष्ट सी बात है। राजनीति में गठबंधन होते रहते हैं, समान विचारधारा के दलों से गठबंधन टूटते भी हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब स्वाभाविक प्रक्रिया है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, आप किस तरीके से आपने कोरोना का मैनेजमेंट किया है दुनिया जानती है, देश जानता है, आप भी जानते हैं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मुखिया कौन था। और वो मुखिया जब तक जो है श्रेय लेने की व्यवस्था थी उस समय तक श्रेय लेते रहे। देश के प्रधानमंत्री एनडीएमए के चेयरमैन होते हैं और जब तक श्रेय लेने की बात रही तो उन्होंने सब कुछ श्रेय स्वयं लेने का काम किया। और जब कैसा श्रेय, साफ साफ बताइए जावेद अहमद साहब, और साथ में ये भी बताइए कि आप जिस कोरोना को लेकर निशाना साधते हो उसी कोरोना को लेकर आपकी सरकार के आंकड़े दिखा दिए जाते हैं कि अपनी राज्य सरकारों की स्थिति देखिए जहां पर आपकी सरकारें हैं। इन आंकड़ों का फर्जी खेल, इन आंकड़ों का आपने भी दिखाया था ना कि आंकड़ों का अगर फर्जी खेल ना होता तो एक एक चिताओं पर 300 नहीं जल रहे होते। सरकार को बहते हुए 100 से राम नामी नहीं हटानी पड़ती, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी नहीं। और जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर आंकड़े छुपाए गए। आरोप तो ये भी लगे ना कांग्रेस की सरकारों पर, तो आप कैसे दूध के धुले हो गए इनसे? आरोप उसकी व्यवस्था कौन करेगा? ये जिम्मेदारी एनडीएमए की थी और एनडीएमए के मुखिया थे देश के प्रधानमंत्री, देश के तथाकथित चौकीदार। अच्छा ये बताइए जावेद अहमद साहब, ये सारी चीजें हैं, मतलब कोरोना में अगर केंद्र सरकार का फेलियर रहा तो इसके आधार पर आप चुनाव में जा रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, और ऐसे आपको सीटें मिलेंगी। आप कितनी चाह रहे हैं सीटें? 202 चाहिए आपको कि आपको 350 से ज्यादा? हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसान हो, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहेंगे, आवाज को दबाने का काम करेंगे। अगर बेरोजगार अगर सड़कों पर रोजगार मांगेगा तो उसकी संपत्ति को जब्त करने के लिए जावेद अहमद साहब,
लखनऊ में प्रियंका गांधी आई थी, राजस्थान के अभ्यर्थी उनसे मिलना चाहते थे और शायद आप उसमें थे या नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया था उनको। जिन बेरोजगारों की आप बात कर रहे हैं, लौटूंगा मैं आपके पास। रुद्र प्रताप दुबे जी, एक मिनट। जावेद अहमद साहब, ठीक है, भविष्यवाणी मत करिए, पंडित मत बनिए, नेता बने रहिए। रुद्र प्रताप दुबे जी, सवाल मेरा आपसे। नहीं, पंडित नहीं, ठीक है। ब्राह्मण तो आप हैं, ब्राह्मण रोज पीटे जा रहे हैं। अरे कहां पिट रहे हैं? देखिए, पिट रहा है जो व्यक्ति अपने कर्मों से पिट रहा है, वो ब्राह्मण है इसलिए नहीं पिट रहा है। इसलिए पूरे ब्राह्मणों को गाली मत दीजिए। और आप भी ब्राह्मणों को अपना बताते हैं और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण पिट रहा है। जो पिट रहा है वो अपने कर्मों से पिट रहा है। रुद्र प्रताप दुबे जी, ये पूरे देश ने देखा। सवाल मेरा आपसे कि क्या 2022 की राजनीति में जो स्थितियां हम देख पा रहे हैं, अभी तो यही क्लियर होना बाकी है कि विपक्ष एक साथ मिलकर लड़ेगा या अलग अलग रास्ते पर चलकर जनता के बीच जाएगा। अलग अलग गया तो क्या समीकरण बैठेंगे, एक साथ गया तो क्या समीकरण बैठेंगे, इस पर आपका विश्लेषण क्या कहता है? विवेक जी, पहले तो जावेद जी के दो बात का, उन्होंने कहा कि समान विचारधारा के लोगों का गठबंधन होता रहता है। शिवसेना और कांग्रेस समान विचारधारा की नहीं है, एक गोडसे को मानते हैं, एक नहीं। तो पहली बात तो ये हो जाए कि कई जगहों पे समान विचारधारा का वो बात नहीं भी है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात की, अगर उत्तर प्रदेश में आप बात करें तो यहाँ विपक्ष के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सपा दिख रही है। शिवसेना यहाँ पे जो नहीं है भाजपा की तरह। जावेद जी रुक जाइए, आ रहा हूं मैं आपके पास, जब बीच में इंटर मत करिएगा, बोलिए। अगर मुद्दे हैं तो उसको सिर्फ दो ही दल एड्रेस कर रहे हैं, या तो भाजपा या सपा, चाहे वो जाति के मुद्दे हो, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे हो। कहा जा रहा है कोविड कंट्रोल पे सरकार की विफलता, जबकि पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोविड कंट्रोल पे एक संवाद स्थापित करने की चैन स्थापित कर ली है। उन्होंने अपने बूथ कार्यकर्ताओं से कहा है कि लोगों से संवाद कीजिए, बताइए कि कितना टीकाकरण हो रहा है, कैसे कोविड की हम लोग सहायता पहुंचा रहे हैं। तो कोविड पे वो जितना काम कर रहे हैं, लेकिन तो दुबे जी ये तो सरकार का काम भी है और सरकार करना चाहिए और कर भी रही है। लेकिन कोरोना में जो स्थिति देखने को मिली, हालांकि उत्तर प्रदेश की मैनेजमेंट की तारीफ हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर हुई है और उस तारीफ का असर भी दिखा और काम का भी असर दिखा है, लेकिन स्थिति बीच में किस तरह से बिगड़ी, क्या वो जनता भी समझती है कि एकदम से स्थिति को संभाल पाना किसी की बस की बात नहीं थी और वो चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए? मैं विवेक जी कह रहा हूं कि अगर इसमें पार्टी कहीं पीछे या सरकार पीछे हटती है, जैसे विकास दुबे का एक ऐसा मुद्दा है, सरकार उससे बचती है बात करने से, लेकिन कोविड पे सरकार नहीं बच रही है। सरकार खुद भी बात करना चाहती है, वो गिनाने चाहती है कि कितने आंकड़े हुए, कहां पे हुए, तो सरकार उससे भाग नहीं रही। तो विपक्ष को ये ध्यान रखना पड़ेगा बात करते वक्त कि अगर वो कोविड पे बात करे तो उसे ज्यादा आक्रामक होकर बात करनी पड़ेगी। अब आते हैं मोटी तौर पर जाति के मुद्दे पे। निषाद समाज की सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं। बीजेपी की तरफ से एमपी बनाए गए जयप्रकाश निषाद जी, अखिलेश जी गए कुलदेवी श्रीयर देवी के यहाँ गए, जो निषादों की कुलदेवी हैं। राजपाल कश्यप जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कल जब वो उन्नाव गए तब पर भी वो निषाद की ही मूर्ति का अनावरण करने गए थे, मनोहर लाल जी की थी। तो ये एक जो बड़ा स्टेक हो रहा है, ये सपा और भाजपा के बीच में सिमट रहा है। बाकी के अभी ब्राह्मणों की बात करिए रुद्र प्रताप जी 10 सेकंड में, क्योंकि निषाद तो 4% है, ब्राह्मण 12% है और कहा जाता है कि ब्राह्मण इफेक्ट डालता है कम से कम 30-32% सीटों पर। बिल्कुल डालता है। मैं अब अगर ब्राह्मण के विषय पे बात करूं तो इस पे अगर आप बसपा को रखेंगे तो मुझे ये लगता है कि इस बार की स्ट्रेटजी बसपा की ये है कि बसपा सीधे सपा का मुकाबला भाजपा से चाहती है। ठीक है, अगर बसपा सपा का मुकाबला भाजपा से चाहती है तो फिर इसमें तो भाजपा का फायदा है। अगर बसपा का सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है, प्रबुद्ध सम्मेलन जिसका नाम दिया जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा बेहद जरूरी है और इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं चुनावी दावों की, दावों के साथ इरादों की और 2022 के जीत की। कौन जीतेगा ये तो 22 में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो समीकरण और जो स्थितियां, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं राजनीतिक परिदृश्य में, उसको समझना बेहद जरूरी है। संजय चौधरी जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगले 6 महीने से हो सकता है कि पहले ही आचार संहिता लग जाए, चुनावों की घोषणा हो जाए। इतने कम समय में आपको क्या करना होगा? कैसे आप 300 सीटें जीतेंगे? क्योंकि लक्ष्य आपका बड़ा है। पिछली बार जीते थे, इस बार काम के आधार पर, पिछले 5 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता आपको चुनेगी या नहीं चुनेगी, जनता को तय करना है। लेकिन अगले 5-6 महीने में क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल नहीं है जो चुनाव के मौसम में आने के बाद मेंढक की तरह टर टर करने लग जाए। हम लोग लगातार काम करने वाले राजनीतिक दल हैं और ऐसे दल हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। पिछली बार विधानसभा के चुनाव के बाद भी लोकसभा के चुनाव का परिणाम बताता है कि हमारी तैयारियां पुख्ता हैं, क्योंकि जो नीतियां हैं और जो विकास है वो समग्र रूप में नीचे पहुंच रहा है। उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने लंबे मुद्दों को सॉल्व करने के बाद, चाहे वो धारा 370 का विषय हो, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, ऐसे विषय जिन्हें हम वर्षों मनोज काका जी, देखिए, आप चाहो कि आप दोनों को लड़ाकर हम चर्चा करें, उनको करने के तो आप वैसे चाहोगे तो वैसे भी कर लेंगे। आप दोनों साथ में बोलेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आरोप लगाएंगे। अगर आप वैसी चर्चा चाहते हो तो मैं आपको वक्त दे दूंगा, 1-1 मिनट दोनों का, खूब लड़िए, स्क्रीन पर आप दोनों रहेंगे। लेकिन उस चर्चाओं से कुछ निकलता नहीं है। आराम से, सबकी बात हो रही है, आपके पास भी आऊंगा, आपको भी उतने मौका दूंगा, किसी को कम मौका नहीं देंगे। संजय चौधरी जी, लेकिन इन सारी नीति और सब बातें तो आप जो कर रहे हो, लेकिन 2017 और 2022 में कुछ तो अंतर महसूस होगा बीजेपी के लिए। राह कौन सी आसान लग रही है आपको? 2017 की स्थिति ठीक थी या 22 में आपकी स्थिति थोड़ी सी चुनौती वाली है? क्योंकि सामने कई सारे दल हैं जो अलग अलग इस बार मैदान में लड़ने की बात कह रहे हैं, छोटे दलों के साथ मिलकर। विवेक भाई, उत्तर प्रदेश के विगत चुनाव के आंकड़े को मुझे लगता है कि एक बार आप भी गौर से देखिए और एक बार इनको भी गौर से दिखाइए। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जो पिछली बार का विधानसभा का चुनाव था वो अपने आप में अनोखा था, बिल्कुल अनोखा था। ये सवाल इसलिए क्योंकि हर 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव कर देती है। उनको सीट नहीं, वो जो मैं पुरानी स्थिति बता रहा हूं, ऐसा तो केरल में भी कर देती थी। केरल में वो सरकार क्यों रिपीट हो गई? केरल में बदलाव हुआ ना, जो परंपरा थी वो टूटी कि नहीं टूटी? भारतीय जनता पार्टी जो मिशन है उसको लेकर चल रही है। एक छोटा सा शेर है कि वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। यह भारतीय जनता पार्टी है, ये इतिहास को बदलने आई है। लोग कहते थे धारा 370 हट जाएगी तो इस देश के अंदर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो लोग थे जो राम भक्तों पर गोलियां मारकर राम मंदिर के इशू को समाप्त करना चाहते थे। ऐसे बड़े बड़े कालजयी निर्णय करने के बाद, बिल्कुल, यानी कि आपको लगता है कि इन सारे बड़े फैसलों की बदौलत पर विजय प्राप्त आपकी राह आसान होगी और 300 से ज्यादा सीटें आपको मिलेंगी। वो लोग क्या करेंगे जो सर्व समाज की बात करते हैं? विवेक भाई, जो सर्व समाज की बात करते हैं अपने परिवार को एक साथ नहीं रख सकते। चौधरी जी, वो ठीक है, बेटे की बात पिता नहीं मानता, लेकिन जंग में आप अगर सामने वाले को इतना कमजोर समझेंगे कि वो मुकाबला क्या करेंगे, तो कई बार स्थिति विपरीत हो जाती है। आप भी समझते होंगे, जंग में जो सामने होता है उसको इतना कम नहीं आंकना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं, आप इनके कथ्यों को सत्यों और तथ्यों के आधार पर विवेचना कर लीजिए। जो कहते हैं समाज को जोड़ेंगे, ठीक है, उनकी बात उनका पिता नहीं मानता। ठीक है, मनोज काका जी आपके पास आएंगे। 1 मिनट चौधरी साहब रुकिए आप थोड़ा सा। हमारे साथ बीएसपी के नेता पवन पांडे भी जुड़ गए हैं। मनोज काका जी 1 मिनट आप इंतजार करिए। पवन पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीएसपी के नेता है। पवन पांडे जी, बहुत स्वागत आपका। कल ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन होने जा रहा है, आपने प्रबुद्ध वर्ग जोड़ दिया इसमें, पहले तो ब्राह्मण सम्मेलन ही था। ये अचानक से ब्राह्मणों की याद कैसे आ गई बीएसपी को? देखिए, ये कोई अचानक नहीं हुआ है। मानवर काशीराम के जमाने में ही जब ब्राह्मणों का उन्होंने इसमें शामिल किया अपने साथ, तभी प्रबुद्ध समाज को जोड़ करके उन्होंने उनकी हिस्सेदारी दी और सभी को हिस्सेदारी 2007 में उसी हिस्सेदारी की बदौलत बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और सारी पार्टियां अपने तरीके से, चूंकि ब्राह्मण प्रबुद्ध समाज है और वह समाज का अगुआ है,
तो वह लोगों को समझाने में ज्यादा कुशल है। इसलिए बसपा की नीतियों को उनके द्वारा समाज के अन्य वर्गों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पांडे जी, तो फिर कल क्या संदेश देंगे आप ब्राह्मणों को? सतीश मिश्रा जी क्या कहेंगे? सम्मेलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे ब्राह्मणों से कि वोट बीएसपी को कीजिए, ये कहेंगे या कुछ और बताएंगे? नहीं, ब्राह्मणों से हम यही कहेंगे कि आज हमारी जो स्थिति है वो सारे राजनीतिक दल अछूत जैसी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न, सबसे ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा हत्याएं ब्राह्मण समाज की हुई, उन्हें कोई न्याय नहीं मिला है। इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम वर्ग के साथ, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के साथ आपके सतीश चंद्र मिश्रा जी खुशी दुबे का केस लड़ने जा रहे हैं। खुशी दुबे का केस लड़ने जा रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी। हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। उसी मामले में एक सीओ साहब शहीद हुए थे, वो भी ब्राह्मण थे। दिन की आता है, सुन तो लीजिए, आपका कंसर्न खुशी दुबे हो सकता है। हाईकोर्ट ने भी जिस बात को इनकार कर दिया, आपको लगता है कि उस बात में कुछ दम है, इसलिए आप खुशी दुबे के सारे ब्राह्मणों को साधना चाहते हैं। लेकिन उसी पूरे घटनाक्रम में सीओ साहब शहीद हुए थे, वो भी ब्राह्मण थे, याद है बीएसपी को या भूल गए? नहीं, आपकी बात में उत्तर है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि देखिए अपराधी विकास दुबे और कोई हो सकता है, लेकिन एक ब्राह्मण की 5 दिन की ब्याहता का कोई अपराध नहीं है। 5 दिन की ब्याहता आप देख रहे हैं या आप देख रहे हैं कि भूमिका क्या थी? नहीं, मैं तो 5 दिन की ब्याहता ही एक अबला नारी को देख रहा हूं जो ब्राह्मण समाज की बेटी है। एक सवाल और उसके बाद फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। पवन पांडे जी, 2007 में तो आपने ब्राह्मणों को याद किया, उससे आपने सत्ता भी पाली, लेकिन 2012 के चुनाव में आपने ब्राह्मणों को नकार दिया और अब फिर से ब्राह्मणों को याद कर रहे हैं। तो ये आप समय समय पर एक बार पकड़ोगे, एक बार छोड़ोगे। ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, प्रबुद्ध वर्ग है, आप खुद कह रहे हैं, इतनी आसानी से आप पे विश्वास कैसे कर लेगा? को नकारा नहीं गया महोदय। मैं आपको बता दूं, मेरा भतीजा बीएसपी के लोकसभा में अपने दल का नेता है, रितेश पांडे, मेरा सगा भतीजा है, और ब्राह्मणों को नकारा नहीं गया। बहन जी ने अपनी सीट जो अंबेडकर नगर, जहां से बहन मायावती जी सांसद हुआ करती थी, वह ब्राह्मण को दी है, इसलिए ब्राह्मण को कभी नकारा नहीं गया। अच्छा, एक सवाल और 10 सेकंड में, क्योंकि आपकी बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी आप हाल ही में चर्चा में आए हो, देर से भी जुड़े हैं। 10 सेकंड में इस बात का सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि बीएसपी ये चाह रही है क्या कि मेन मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हो? ऐसा कुछ है क्या? लक्ष्य है पार्टी का? नहीं, देखिए, केवल हवा चाहे जो बना रही हो, कतई जो मुकाबला है वो बीजेपी और बीएसपी में है। ठीक है, सभी समाज को मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ही नहीं है। मनोज काका जी जवाब दीजिए, जिस ब्राह्मणों को आप भी कोशिश कर रहे हैं परशुराम जी की मूर्ति लगाकर और अपने नेताओं को आगे बढ़ाकर, वो समाज से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि वो जवाब यही है विवेक जी, उस पर जवाब यही है कि आज ब्राह्मणों के एक संपादक और एडिटर इन चीफ भारत समाचार के जो सत्य दिखाने हेतु उनके दफ्तर पे छापे मारे गए हैं। ये आपने देखा ही होगा कि निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता को किस तरह से दबाया जा रहा है। और बीजेपी के अहंकार पर बस यही कहना चाहूंगा, वो दैनिक भास्कर वाले तो ब्राह्मण है नहीं है, अहंकार हरना बाकी है और वृक्क को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। अभी समर शेष है, घबराइए नहीं। अभी तो पंचायत के चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ी। और बीजेपी का विकास यही है कि जब लोग अपने दुखों से चित्कार लगा रहे थे विवेक भाई, तो यहाँ का मुख्यमंत्री कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी अपने घमंड में इतना चूर थे कि कह रहे थे कि जो लोग ये हवा उड़ाएंगे, जो लोग ये कह देंगे कि ऑक्सीजन की कमी है, दवा की कमी है, उन पे मुकदमा कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा था, आपने इसको मैनिपुलेट कर लिया कि जो भ्रम फैलाएगा उस पर मुकदमा होगा। मनोज काका जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, मैं किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे सवाल तो सुनिए अब। ठीक है, मेरा सवाल तो सुनिए अब, सवाल सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी को ये पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है कि न आप मुकदमा करने लायक रह जाएंगे, ठीक है, ना ही आप किसी की संपत्ति सीज करने लायक। चलो अब सवाल तो सुन लो मनोज काका जी, सवाल तो सुनिए। आप ही की पार्टी की बात पूछ रहा हूं मैं, सुन तो लीजिए शांति से। 350 सीटें जीतने का आप जो उम्मीद कर रहे हो, अखिलेश यादव जी ने जो उम्मीद की है, हम ये नहीं कहते कि उम्मीद कम होनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी उम्मीद पूरी कैसे होगी? 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं, बताइए कि 350 सीटें कैसे मिलेंगी आपको? समाजवादी पार्टी ने विगत भी 29% वोट पाया था, आपको पता होगा। और हमारा जो वोट का आंकड़ा है, अब पूरे जो दलित वर्ग है, अब पूरा देश देख रहा है कि कल अपने ओबीसी और दलित वर्ग अपना हक मांग रहा था, तो उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया?
लाठियां चलवाई, उनके बेटियों को, दलितों के बेटियों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ी गई। ये देख रहा है कि नीट परीक्षा में जब देश के ओबीसी वर्ग के लोगों ने कहा कि नीट में बैकवर्डों को उनका हक नहीं मिल रहा 3 साल से, तो योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट दिया कि नहीं, नीट में आरक्षण नहीं लागू होगा। तो जो कमेरा वर्ग है वो देख रहा है कि हमारा वोट लेकर के और हमारे साथ क्या किया गया। दलित वोट बैंक तो लेकिन मायावती जी के खाते में वो बताती है कि दलित वोट बैंक तो हमारा है, उस पर हमारा भरोसा है। दलित वोट बैंक तो मायावती जी बताती है कि उनका है, फिर आपका कैसे हो गया? हमारे साथ सभी वर्ग के लोग हैं, वो जानते हैं कि सबको समावेशी विकास और सबके हक हकूक को अगर कोई पायदान दे पाएगा, कोई आईटी सिटी दे पाएगा, कोई 20 लाख लैपटॉप। वाह 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 वाह, मनोज काका जी, यानी कि सब कुछ आप ही दोगे, बाकी कोई कुछ नहीं दे सकता, बाकी कोई कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ आप ही देंगे। जब आपको मौका मिला था तब आपने क्या दे दिया? दुश्वारियां दी है विवेक जी, दुश्वारियां दी है। अब क्यों दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर क्यों छापे पड़ रहे हैं? पूछना चाहूंगा मोदी जी की सरकार से, योगी सरकार ऐसा क्या दिखा दिया? सच दिखा दिया भारत समाचार ने, तो आपको बुरा लग गया? मनोज काका जी, बुरा लग गया? मनोज काका जी, पहली बात तो एक चैनल में बैठकर दूसरे चैनलों का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खबर है ठीक है, लेकिन ठीक है, मीडिया के संस्थान वो ठीक है, लेकिन छापे पड़ रहे हैं। जो सही होगा, जो सही होगा, एक मिनट, जो सही होगा वो सही रहेगा ना। यूपी उत्तराखंड, अरे मनोज काका जी, बहुत जनामुखी समाचारों को मैं ये नहीं कह रहा, अगर जो सही होगा, इसका मतलब जो साफ पाक होगा, उसको किसी छापे से डरने की जरूरत नहीं होती है। जो साफ पाक होगा वो साफ पाक होकर निकलेगा, है ना? कोई नहीं डर रहा। हाँ, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है वक्त वक्त पर। मैंने कहा तो कि समर शेष है, ठीक है, समर शेष है, अहंकार हरना। जावेद अहमद साहब, सवाल मेरा आपसे, दंतहीन यही को निर्विष करना बाकी है। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन जावेद अहमद साहब जी, सवाल मेरा आपसे, 32 साल कांग्रेस का सूखा, और प्रियंका गांधी 3 दिन के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं। अब अगला दौरा कब होगा आपको पता है तो वो बता दीजिए। ये कांग्रेस की लड़ाई किस आधार पर लड़ी जा रही है? पंचायत चुनाव में आपने एक भी अध्यक्ष नहीं बनवा पाया अपना। रायबरेली जो सीट थी आपके पास वो भी चली गई पिछली बार पंचायत चुनाव में। आप कहीं भी ऐसे विनिंग पोजीशन में नजर नहीं आते हैं, चौथे नंबर पर सिमट कर रह गए हैं। आपका लक्ष्य क्या है? बीजेपी हार जाए या कांग्रेस जीत जाए? हमारा लक्ष्य विवेक जी सीधा सीधा है कि 1989 के पूर्व की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहाल हो कांग्रेस के नेतृत्व में। ये जो सूखे की बात कर रहे हैं जिला पंचायत या ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में, इसमें किस तरीके का नंगा नाच हुआ है, किस तरीके से महिलाओं के साथ, बहनों के साथ सरकार ने लोकतंत्र की, संविधान की और जो सभ्यतागत हमारे संस्कार थे उसकी धज्जियां उड़ाकर किस तरीके से जो है वोटों को लूटने का काम किया गया है। जब जनता ने जनादेश भाजपा के खिलाफ दिया तो जनता के प्रतिनिधियों के साथ किस तरीके से निर्ममता के साथ उनका उत्पीड़न करके उनके वोट पर डाका डालने का काम। अच्छा, तो ये बात आप अनोखी नहीं बता रहे जावेद अहमद जी, यही बात मनोज काका जी भी बता रहे हैं। ये कांग्रेस अकेले नहीं बता रही, ये विपक्ष में सभी लोग बता रहे हैं। तो फिर आपके पास स्पेशल क्या है कि जनता आपको चुनेगी? ये सवाल क्यों नहीं है? क्या समस्याएं नहीं है? आप जो है 35,000 जो चयनित सिपाही हैं उनको आप सड़क पर भटकने के लिए छोड़ देंगे? अगर वो नियुक्ति के लिए अगर अपना हक मांगने निकलेंगे तो आप उन पर लाठियां चलाएंगे, बेटियों पर लाठियां चलाएंगे। अगर 69,000 शिक्षक में जावेद अहमद जी 10 सेकंड और दे रहा हूं मैं आपको। आप ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी से अलग कैसे चुनाव लड़ेंगे? आप बसपा से अलग चुनाव कैसे लड़ेंगे? आप संकल्प भागीदारी मोर्चा से चुनाव अलग कैसे लड़ेंगे? क्या स्पेशल रहेगा कांग्रेस में? क्या प्रियंका गांधी है यही स्पेशल रहेगा? बिल्कुल अलग रहेगा। ये रणनीतिक प्रश्न है। इसका समय आपके भी प्रतिनिधि आदरणीय प्रियंका जी के साथ बैठे हुए थे और बड़ी गंभीर चर्चाएं की। सभी पत्रकारों के साथ उन्होंने अलग अलग चर्चा की है। वो तो आपको भी मालूम हुआ होगा। नहीं, हमें नहीं मालूम है। राजनीतिक विषय है, आप बताइए। समय आने पर खुलासा किया जाएगा। ठीक है, आपके प्रतिनिधि थे, हम अभी क्यों बताएंगे? ये रणनीतिक विषय है। ठीक है, नहीं रणनीतिक विषय नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये नहीं पूछ रहा हूं कि चुनाव में कैसे जाएंगे। मैंने आपसे ये बोला कि आपके अंदर ऐसी कौन सी अलग बात है? क्योंकि आप जो बात कर रहे हो विपक्ष में रहकर, विपक्ष में आप भी है, विपक्ष में बीएसपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है। उत्तर प्रदेश ने बारी बारी से भाजपा, सपा, बसपा और मिली जुली सरकारों को 32 सालों में देखा है।
और आज उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा हो गई उस बारी में, लेकिन कांग्रेस नहीं आई है। ठीक है, लौटेंगे। पवन पांडे जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा, उसके बाद द्विवेदी जी आपके पास। पवन पांडे जी, नवासी के पहले की एक भर्ती बता दीजिए। नवासी में तो सर मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, है ना? मैं कैसे बता दूं? नवासी का मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। पवन पांडे जी, ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अगला सम्मेलन किस जाति से होगा? समाज, दबे कुचले समाज, पिछड़े समाज को जोड़ करके उनके अलग अलग नेतृत्व को दिया जाता है और वो अपने समाज को समझाकर भाईचारा पैदा करने का काम करते हैं और समाज में सभी लोग एक रहें। आज सभी लोग बहन जी के उस सुशासन को याद कर रहे हैं जो उन्होंने शेर और बकरी को एक घाट पानी पिलाया था। तमाम बड़े बड़े जो सामंती लोग आज, चाहे जौनपुर से वो चुनाव जीत गए निर्दल के रूप में, उनकी पत्नी जीत गई, चाहे वो आपके प्रतापगढ़ में लोग रहे हों वो जीत गए हों, या केवल जातिवादी सरकार है, भाजपा केवल एक जात के गुंडों को प्रश्रय दे रही है और पूरे, और आप क्या कर रहे हैं? हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? से सारे दबे भाजपा जो कर रही है आप उससे अलग कर रहे हो। कुचले समाज को जोड़ करके नहीं, हम अलग नहीं कर रहे हैं, हम केवल गुंडे माफिया को अलग कर रहे हैं। गुंडे माफिया किसके हैं? गुंडे माफिया किसके थे? नहीं होनी चाहिए। गुंडे माफिया किसके थे? गुंडे माफिया योगी जी के हैं। अच्छा, और जो पहले थे वो, हम किसी गुंडे माफिया की मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आज इस पूरे सुशासन अपने पार्टी का इतिहास देखिए पांडे जी कि किन किन माफियाओं को टिकट दिया आपने। अभी गूगल खोल के बताऊंगा मैं, उससे पहले आप देख लीजिए। रुद्र प्रताप दुबे जी, सवाल यही है। देखेंगे कोई दोषी नहीं है, ठीक है। अब यही आ गई ना, अब बात वही आ गई। अब गुंडे माफिया जिनका जिक्र कर रहे हैं, आप दोषी साबित होंगे तब आप उसको टिकट नहीं देंगे, उससे पहले आरोप कितने भी गंभीर हो टिकट दे देंगे। दुबे जी, सवाल यही है कि हम देखिए चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और 2022 में तस्वीर क्या होगी वो सब कुछ एक भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उससे पहले चर्चा इसलिए जरूरी है कि विपक्ष सभी एक ही जैसी बात कर रहे हैं। सत्ता पक्ष में बीजेपी है, सत्ता पक्ष है तो उसकी कमियों को गिना रहे हैं। गिनाना नहीं चाहिए, विपक्ष का काम भी यही है, आईना दिखाना चाहिए। लेकिन विपक्ष अगर इस तरह से बटा हुआ नजर आएगा तो आपको लगता है कि ये राह बीजेपी के लिए और मुश्किल होगी या आसान बन जाएगी? बेहद आसान हो जाएगी। अगर तैयारियों के लिहाज से बात करें विपक्ष की या सत्ता पक्ष की, जैसे कि आपने सवाल किया, तो मोटे तौर पे आप तैयारियां देखिए। एक तो बसपा ने विधानसभा प्रभारी नियुक्त करने जा रहे हैं, कल से वो जमीन पे उतर जाएंगे, तो बसपा की मोटे तौर पे ये तैयारी है। ब्राह्मण वर्ग को भी वो साथ लेके कर रही है, तो बसपा कुछ ना कुछ कर रही है। समाजवादी पार्टी थोड़ा और आगे बढ़ गई है, उसने सर्वे करवा लिया है कहां से कौन से जाति उम्मीदवार है, उनके पास सर्वे की पूरी रिपोर्ट है। दूसरी बात, उन्होंने इस बार मुसलमान यादव से आगे बढ़ के दलित वोट बैंक पे भी निशाना साधा है। जिस हिसाब से उन्होंने बाबा साहब वाहनी की घोषणा की और दलित दीपावली, हालांकि बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया, दीपोत्सव का बनाया। अभी भी उन्होंने घोषणा पत्र के लिए ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं, तो सपा भी अपने लिहाज से काम कर रही है। लेकिन अगर तैयारियों के लिहाज से देखिए तो भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सरकार की बजाय भाजपा वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर सरकार करूंगा तो पूर्वांचल कॉरिडोर और विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर, तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर मैं भाजपा कहता हूं तो मैं आपको बताऊं, गंगा सेवा प्रकल्प, इसमें भी कार्यकर्ता की नियुक्ति हो रही है। अनुदान विधि, इसमें भी कार्यकर्ता की नियुक्ति होती। लाइब्रेरी, इसमें भी कार्यकर्ता की नियुक्ति हो रही। तो अगर बूथ जीता तो सब जीता, इस नारे के साथ जिस हिसाब से भाजपा। एक होगा आखिरी सवाल, उसके बाद चर्चा खत्म करते हैं, समय समाप्त हो रहा है दुबे जी। तो फिर मुद्दे क्या रहेंगे 2022 के? कोरोना, महंगाई, बेरोजगारी, ये रहेंगे या फिर कुछ नए मुद्दे जातिगत समीकरण से जुड़े हुए निकलकर सामने आएंगे? देखिए, अब मुद्दे के जब हम लोग बात करते हैं तो एज ए सोशियोलॉजिस्ट अगर हम लोग बात करें तो मुद्दे सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग होते हैं, फ्लोटिंग वोटर्स के भी अलग होते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश का मोटा मोटा चुनाव देखें तो जाति और धर्म पे ही होता है, जो हम लोग पिछले ट्रेंड उठाएं। लेकिन फिर भी कोविड, अभी भी कोविड गया, तो मुझे लगता है कोविड एक बड़ा मुद्दा होगा और रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा। ठीक है, समय समाप्त हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन अब सवाल यही है कि दावों में दम तो दिख रहा है, लेकिन दमदार दावे किसके साबित होंगे असली मायने में, इसके लिए 2022 का इंतजार रहेगा। लेकिन कवायदें शुरू हो गई हैं, अब देखना आपको है कि आपके दरवाजे पर जो भी हाथ जोड़कर आएगा वो आपके लिए, आपके वर्ग के लिए, हमारे समाज के लिए कितना काम कर सकता है, ये पहचान आप ही को करनी, क्योंकि आप ही के हाथ में सब कुछ है। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।